यूट्यूब चैनल पे। और आज इस चैनल पे मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 10 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू जो कि CUCET, MA एंट्रेंस, NTA नेट JRF तैयारी करने वाले और PhD एंट्रेंस तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, ये सेट 1 है। इस सेट 1 में मैं 10 सवाल लेके आया हूँ आपके साथ सामने, और इसके बाद अगले सेट्स के थ्रू मैं 10-10 सवाल और लेके आऊँगा, और जो सवाल आपके बेसिक्स के लिए, आपके बेसिक्स ठीक करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला सवाल है, द हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट बिलीव्स दैट A. State is a natural creation. B. State has developed. C. State is an economic construct. D. State is a divine creation. तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कि स्टेट हैज डेवलप्ड। तो इसका आंसर है बी। चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है स्टेट का, कि जो मानता है स्टेट कैसे अभी के स्वरूप में, जैसा स्टेट है वो कैसे आया, स्टेट कैसे विकसित होकर अभी के स्वरूप में आया। तो ये मानता है कि स्टेट भी ह्यूमन सोसाइटी के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की तरह एक खास स्टेट में उदय हुआ। उसके बाद इसका विकास हुआ, डिफरेंट फैक्टर्स ने योगदान किया इसके विकास में। और इस फैक्टर्स में किन ग्रुप हैं, रिलीजन है, पूरे ग्लोब पर जो डिफरेंट वॉर्स हुए उसने भी स्टेट के अभी के रूपरेखा को तय किया, और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो एक डेवलप हुआ इन सबको मिलाकर, इन सब के सहयोग से, उसने भी स्टेट के रोल में, स्टेट को आज के स्वरूप में आने में मदद किया। तो काफी अच्छा सवाल था। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न पुलिस स्टेट हैज बिकम ऑब्सोलेट बिकॉज। दोस्तों, ये सवाल पूछ रहा है कि जो पुलिस स्टेट का जो अवधारणा है वो अभी क्यों इरेलेवेंट हो गया है, क्यों अभी वो एक क्या बोल सकते हैं इसको, एक आउटडेटेड हो चुका है। तो इसका ऑप्शन है द राइज ऑफ नेशनल सोवरेन स्टेट, B. The rise of theocratic state. C. Rise of secular state. और D. The rise of welfare state. तो दोस्तों, ये जो पुलिस स्टेट का अवधारणा है ये 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर बहुत प्रीडोमिनेंटली हमको देखने को, पढ़ने को मिला। लेकिन जब राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट हुआ, जब राज्य एक सीमित टूल, लिमिटेड टूल से बढ़ के लोगों के कल्याण का टूल बन गया, तब उस समय पुलिस स्टेट की अवधारणा छीन पड़ गई। इसका एक्सप्लेनेशन है कि इसका आंसर डी है दोस्तों। राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट के कारण पुलिस स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इररिलेवेंट हो गया, ऑब्सोलेट हो गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों कि अंटिल almost the end of 19th century, most states were content to remain police states, और पुलिस स्टेट का मेन जॉब था पीस और ऑर्डर मेंटेन करके रखना। But in the 20th century, when the state started playing a positive role in the welfare of its citizens, the welfare state emerged. Today, every state will make its own choice. तो दोस्तों, वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक वेवरीज रिपोर्ट करके इंग्लैंड में आया था 20वीं शताब्दी के पहले क्वार्टर में। तो उस समय से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होके आज जिस प्रकार से हम वेलफेयर स्टेट को देख रहे हैं, उस स्वरूप में वेलफेयर स्टेट विकसित हुआ। तो दोस्तों, तीसरा सवाल है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। पहले लिस्ट में है कुछ स्टेटमेंट्स और दूसरे लिस्ट में है कुछ फिलोसोफर्स और पॉलिटिकल थिंकर जिन्होंने इन स्टेटमेंट्स को दिया। तो ये है द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट्राज। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है दोस्तों कि राज्य जो है व्यक्ति का वृहद स्वरूप है। दूसरा, द इंडिविजुअल हैज द राइट टू डिसरिगार्ड द स्टेट। व्यक्ति को राज्य की अवहेलना करने का अधिकार है। सी, द स्टेट इज दैट वर्ल्ड विच इज क्रिएटेड फॉर द सोल। राज्य एक ऐसा विश्व है जो आत्मा के लिए बनाया गया है। और चौथा स्टेटमेंट है, वन हु इज नॉट और इज नॉट वर्दी ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ ए स्टेट इज आइदर एन एनिमल और अ गॉड। तो अब देखते हैं इनके कौन कौन से
इस स्टेटमेंट को देने वाले लोग हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, प्लेटो का स्टेटमेंट है। ये प्लेटो ने जो ऑर्गेनिक स्टेट की बात की थी उसको ये दिखाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, द इंडिविजुअल हैज राइट टू डिसरिगार्ड द स्टेट। ये एक इंडिविजुअलिस्टिक टाइप का स्टेटमेंट है दोस्तों। और आप अगर इसमें से देखेंगे तो इसमें सारे लोग, चारों में से इसमें व्यक्तिवादी जो प्रोफाउंड इंडिविजुअलिस्ट है वो स्पेंसर है। स्पेंसर, तो बी स्टेटमेंट जो है वो स्पेंसर का होगा। द स्टेट इज दैट वर्ल्ड विच इज क्रिएटेड फॉर द सोल। ये स्टेटमेंट दोस्तों हीगल का होगा। हीगल ही स्पिरिट और सोल की बात करते हैं स्टेट से जुड़े संदर्भ में। तो सी स्टेटमेंट होगा हीगल का। और चौथा स्टेटमेंट, वन हु इज नॉट और इज नॉट वर्दी ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ द स्टेट इज आइदर एन एनिमल और गॉड। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है एरिस्टोटल का। तो इसका आंसर आप यहाँ से मिला सकते हैं दोस्तों। आंसर होगा ए। चलते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है, द स्कोप ऑफ इफेक्टिव वर्क ऑफ द स्टेट इज इसेंशियली टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स। द स्टेटमेंट, द अबव स्टेटमेंट रिलेट्स टू। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि ये द स्कोप ऑफ इफेक्टिव वर्क ऑफ द स्टेट इज इसेंशियली टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स। तो ये एक लिमिटेड काइंड ऑफ स्टेटमेंट है जो हल्का सा राज्य के तरफ झुकाव में है, हल्का सा व्यक्ति के तरफ झुकाव में है। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों सी। क्योंकि ना तो ये पूरे राज्य के पक्ष में स्टेटमेंट है और ना ही ये पूरे व्यक्ति के पक्ष में स्टेटमेंट है। इस प्रकार से भी आप एंगल ढूंढ सकते हैं सवाल को समझने का। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये आइडिया जो वेलफेयर स्टेट का इमर्ज हो रहा है, ये 19 से 20 सेंचुरी में आते हुए हो रहा है। मेन रूप से थॉमस ग्रीन का जो वो स्टेटमेंट है कि फोर्स आधार नहीं होना चाहिए राज्य का, विल आधार होना चाहिए, इच्छा आधार होना चाहिए, इंडिविजुअल विल। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द प्रेजेंट by presenting the idea of removing social barriers to a good life for the individual, Green put forward ideas that were completely different from those of early liberals. According to him, the idea that individual freedom is necessary for well-being became the basis of welfare state in the 20th century. तो दोस्तों ये थॉमस ग्रीन की कल्पना और इमेजिनेशन से संबंधित ये बात है। और जो आप जैसा जानते हैं, आप जैसा कि आप जानते हैं कि गुड लाइफ एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर मुद्दा रहा है ग्रीक और रोमन और इवन इंग्लिश फिलोसफी में कि व्हाट शुड बी अ गुड लाइफ, हाउ शुड वी लिव अ गुड लाइफ। तो चलते हैं पांचवें सवाल की ओर। द फंक्शन ऑफ स्टेट हैव इंक्रीज्ड बिकॉज it is believed that the state works for welfare of all. The state works for the welfare of only a few groups. The state works for the welfare of the rulers. And D, the state works for the welfare of certain classes. तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए। क्योंकि द स्टेट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। आप समझ रहे हैं कि जो राज्य है वो अपने किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी सिटीजन या किसी भी नॉन सिटीजन के बीच में जो भेदभाव है वो नहीं कर सकता है। हालांकि जो फॉरेन सिटीजन है उसको आप लीगल और नेशनैलिटी के बेसिस पे थोड़ा सा कुछ राइट्स, वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट और इन टर्म्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी और प्रोटेक्शन, आप कोई भी राज्य आज के संदर्भ में किसी भी इंडिविजुअल को वेलफेयर के टर्म्स में पीछे नहीं छोड़ सकता है। तो इसका आंसर होगा ए। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि a welfare state is a form of government in which the state plays a key role in the protection and promotion of economic and social well-being of its citizen। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, अगर केवल प्रोटेक्शन रहता तो वो लिमिटेड गवर्नमेंट टाइप का हो जाता, लेकिन यहाँ पे राज्य क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है और प्रमोट भी करता है। सारे जो स्टेट के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सब के इंटरेस्ट को राज्य प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सोशल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन्स, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर दोज अनेबल टू अवेल देमसेल्व्स
of the minimum provisions for a good life। फिर यहाँ पे गुड लाइफ आपको देखने को मिल रहा है। तो वेलफेयर स्टेट वैसा स्टेट है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और बराबर पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है उनको जो कि खुद से असमर्थ हैं वो सब चीज पाने में। तो जैसे कि हमारे यहाँ भारतीय संदर्भ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो विमेन को, माइनॉरिटीज को, जो सोशली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको जो सपोर्ट दे रहा है अलग अलग तरीकों से भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट, तो इस तरह से इंडियन स्टेट भी एक वेलफेयर स्टेट है। थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताऊं कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब संविधान ने ये प्रावधान किए हैं कि राज्य किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करे कि किसी भी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ आइडेंटिटी और इक्वल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो आगे देखते हैं। द वेलफेयर स्टेट टिपिकली इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, education, safe housing, and unemployment compensation, among other social security measures. Its goal is to create a more equitable society by reducing the gap in social and economic well-being among its population. तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझने का जरूरत है, याद रखने से ज्यादा। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल बहुत ही कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। जस्टिस इज इंश्राइंड इन प्लेटोज रिपब्लिक। प्लेटो का जो बुक है रिपब्लिक, फेमस बुक है, और अरिस्टोटल का बुक जो है पॉलिटिक्स। तो ये दो किताबें हैं जो बार बार सामने आती हैं हमारे। तो इससे रिलेटेड, इस बुक से रिलेटेड और जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड चार स्टेटमेंट्स हैं। देखते हैं। इन फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ द फिलोसफर, जस्टिस, प्लेटो कह रहा है रिपब्लिक में कि जस्टिस क्या है। तो जस्टिस इन फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ फिलोसफर किंग, लिविंग अंडर द कम्युनिस्ट सिस्टम, इन परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ वंस प्लेस इन लाइफ, इन पार्टिसिपेशन इन द लाइफ ऑफ सिटी स्टेट। तो ये चार स्टेटमेंट्स हैं प्लेटो के जस्टिस के सिद्धांत से जुड़े हुए। तो इसमें दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही है कि इन परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ वंस प्लेस इन द लाइफ, यही प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को निर्धारित करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन से हम प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है उसको समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस एज एलिबरेटेड इन हिज सेमिनल वर्क द रिपब्लिक। रिपब्लिक में लिखा है प्लेटो ने जस्टिस के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया। बिगिंस विद एन इंसाइटफुल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर का उसने एनालिसिस किया है अपनी किताब में। Positing that human soul comprises three distinct parts, और बताया है कि ह्यूमन सोल जो है वो तीन भाग होते हैं उसके। पहला लस्ट जो एपिटेटिव पार्ट होता है, दूसरा स्पिरिट, इसको थाइमस बोलते हैं, एंड तीसरा रीजन जो रेशनल पार्ट होता है। इस थाइमस वाले पार्ट में आदमी प्राइड या सेम महसूस करता है। This tripartite model of soul is crucial to his conception of justice at the individual and societal level. So the first component, lust or the appetitive aspect, represents individual's basic desire and need. It encompasses the pursuit of physical pleasure, material possessions, and other bodily demands. According to Plato, while these desires are a natural part of human existence, they need to be moderated and controlled. The second element, spirit or thymus, is associated with emotions such as anger and pride. It is the source of our spirited reactions in courage and our sense of honor. Plato believed that this spirited part of the soul, when properly aligned, support the rational part in governing the appetitive part, ensuring the desire do not overrun one's better judgment. तो प्लेटो संक्षेप में प्लेटो ये मानता है कि जो तीन गुण है उसी के हिसाब से आपको अपना समाज में फंक्शंस को अडॉप्ट, समाज में आपके रोल को अडॉप्ट करना चाहिए। According to Plato, the third and the most significant part is reason or the rational part of the soul. This aspect embodies wisdom and intellect. जो तीसरा पार्ट होता है वो विजडम या इंटेलेक्ट को धारण करता है। It is responsible for logical thinking.
ये पार्ट लॉजिकल थिंकिंग में आपकी मदद करता है, डिसर्नमेंट एंड द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, इसकी मदद से आप सत्य को खोज पाते हो। Plato argued that reason should govern the soul, with the spirited part assisting to maintain harmony and ensure that decisions and actions are aligned with the greater good. तो प्लेटो फिर कहते हैं कि ये पैसेज फिर कहता है कि प्लेटो एक्सटेंड्स दिस ट्रिपटाइट थियरी ऑफ सोल टू हिज विजन ऑफ अ जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी जो होगा उसमें तीन जो वर्चू हैं, तीन जो गुण हैं, उसके आधार पे ही लोग अपना काम करेंगे। एक फंक्शनल काइंड ऑफ सिस्टम होगा जो बेस्ड ऑन द वर्च्यू ऑफ इंडिविजुअल। तो अब देखिए, ही पैरेलल्स द पार्ट्स ऑफ सोसाइटी विद थ्री क्लासेस इन he parallels the parts of soul with three classes in society: productive class, the protective class, प्रोडक्टिव क्लास हो गया पहला। इसमें जो जिनके अंदर एपेटाइट का गुण है वो प्रोडक्टिव क्लास वाले होंगे, जिनमें स्पिरिट होगा वो प्रोटेक्टिव होंगे, वो वॉरियर्स होंगे, गार्डियंस होंगे, और जिनमें इंटेलेक्ट होगा वो गवर्निंग क्लास होगा, वो फिलोसफर किंग होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जस्टिस इन सोसाइटी इज अचीव्ड व्हेन ईच क्लास परफॉर्म्स इट्स रेस्पेक्टिव रोल अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट वही बात दोहरा रहा है। तो अब एक बार कंक्लूजन को देख लेते हैं कि इन कंक्लूजन प्लेटोज एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर एंड जस्टिस interweaves psychological components with societal roles, advocating for a harmonious existence where each part of the soul and each class of the society functions according to its inherent qualities and duties. This for Plato is the foundation of a just and well-ordered society. चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों। हु इज द मेन सपोर्टर ऑफ अ लिमिटेड गवर्नमेंट? तो जॉन लॉक, जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट का समर्थक है। एक्सप्लेनेशन छोटा सा है, देख लेते हैं कि concept of limited government is a political philosophy wherein the powers of government are restricted usually through a constitution or legal framework। जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन लॉक जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल थियरिस्ट है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू, चेक्स एंड बैलेंस के थ्रू चाहता है कि सरकार पे सीमा हो, ऑब्स्टिकल हो इंडिविजुअल्स के फेवर में। तो दिस कॉन्सेप्ट इज रूटेड इन द आइडिया दैट गवर्नमेंटल पावर्स पोजेस इनहेरेंट रिस्क टू इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड फ्रीडम। ये कॉन्सेप्ट मानता है कि गवर्नमेंट को इनफाइनाइट एब्सोल्यूट पावर और सॉवरेनिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्रीडम के लिए खतरा हो सकता है। देयरफॉर इट्स स्कोप एंड इन्फ्लुएंस शुड बी कंस्ट्रेन्ड टू प्रिवेंट अथॉरिटेरियनिज्म और टिरनी। तो ये किसी भी अथॉरिटेरियन और टिरनिकल बिहेवियर को रोकने के लिए ये कॉन्सेप्ट, लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन अ लिमिटेड गवर्नमेंट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज of state are clearly defined and often minimized to essential function। minimized to essential functions मतलब सरकार का जो रोल है वो एकदम मिनिमाइज कर दिया जाता है उसी काम को करने के लिए जो एकदम जरूरी है, जैसे पीस और ऑर्डर मेंटेन करके रखना। इसके अलावा उसको इंडिविजुअल का इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना है, केवल और केवल शांति और सुरक्षा, बस दो चीज। लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से काफी अलग है। लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट एक पुराना कॉन्सेप्ट है, जबकि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस। सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू का आइडिया है, चेक्स एंड बैलेंस and the protection of individual rights such as freedom of speech, assembly and religion are key elements in ensuring that the government does not overreach its authority। ये समझ रहे हैं? The objective of a limited government is to provide a stable framework for a country's governance while safeguarding its citizens' liberty and rights। The concept is a cornerstone in many democratic societies where the rule of law prevails and the power of government is held in check by governed। तो ये एक डेमोक्रेटिक तरीके का एक कॉन्सेप्ट है लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, बट ये कैपिटलिस्ट टोन के साथ ही मर्ज हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन लॉक क्लासिकल लिबरल है, तो ये हमेशा एक स्कोप छोड़ता है
फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल के लिए। तो सरकार वेलफेयर से रिलेटेड कोई काम नहीं करती इसमें, केवल सिक्योरिटी और ऑर्डर और पीस मेंटेन करके रखना इंपॉर्टेंट होता है। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं कि हु सेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड साइंस हैज करप्टेड द ह्यूमंस। ये भी बहुत फेमस स्टेटमेंट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, और रूसो मानते हैं कि साइंस और आर्ट के डेवलपमेंट ने ह्यूमन बीइंग को करप्ट कर दिया है। इसका आंसर है बी। अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फिलोसोफर ऑफ इंग्लिश रिवॉल्यूशन ऑफ 1688। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि 1688 में इंग्लैंड में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, इंग्लिश रिवॉल्यूशन, जिसको कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसके जो फिलोसोफर थे, इसके जो इंटेलेक्चुअल फादर थे इस रिवॉल्यूशन के, वो थे जॉन लॉक। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। John Locke, the eminent English philosopher, is often referred as the philosopher of glorious revolution of 1688। देखिए 1688 की रिवॉल्यूशन को glorious revolution भी बोलते हैं। Due to his influential theories and ideas that provided intellectual support for the revolution, तो glorious revolution which led to the overthrow of King James II। ये भी सवाल आ सकता है कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के टाइम किंग कौन था इंग्लैंड का, तो किंग जेम्स टू एंड द ascension of William of Orange and Mary to England's or English throne marked a significant turning point in English constitutional and political history. Locke's political philosophy, particularly as articulated in his seminal work Two Treatises of Government। दोस्तों याद रखें कि Two Treatises of Government जॉन लॉक का बहुत ही फेमस काम है, फेमस किताब है, जो कि सवाल आते रहते हैं मैच द फॉलोइंग्स में। तो resonates with the principle and outcome of the glorious revolution, his ideas about natural rights। तो नेचुरल राइट्स का आइडिया भी हॉब्स के बाद नेचुरल राइट के बारे में चर्चा करते हैं जॉन लॉक। नेचुरल राइट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन के थिंकर हैं एक जॉन रॉल्स, ये भी याद रखना जरूरी है। कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नड, ये भी एक डेमोक्रेटिक तरह का प्रिंसिपल है। and the right of rebellion against unjust rules provided a philosophical foundation for the revolutionary movement। तो ये सारे की आइडियाज थे जॉन रॉल्स के, जिन्होंने जो लोग उस आंदोलन में शामिल थे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में, उसको उन लोगों को प्रभावित किया इन सारे आइडियाज ने। इन टू ट्रीटीज Locke argued against the divine right of the king, an idea that monarchs are appointed by and answerable only to God। तो लॉक ने बोला कि मोनार्क जो होगा वो केवल गॉड को आंसरेबल नहीं होगा, वो केवल और केवल जनता को आंसरेबल होगा। तो जॉन लॉक को ये भी कहते हैं कि एक सेक्युलर तरीके का अथॉरिटी का बात करता है जॉन लॉक, क्योंकि जो मोनार्क होगा या जो रूलर होगा वो ही शुड बी आंसरेबल ओनली एंड ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ हिज कंट्री। तो एक सेक्युलर अथॉरिटी का भी बात यहाँ पे करता है जॉन लॉक, सॉरी जॉन रॉल्स ने। Instead, he proposed that the government is a social contract between governed and their rulers, and it exists to protect the natural right of life, liberty, and property. According to Locke, if a ruler or government fails to protect these rights or acts against the people's interests, the social contract is broken and people have the right to revolt and establish a new government। तो दोस्तों जॉन लॉक एक सोशल कॉन्टेक्चुअलिस्ट है, जो कि इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन में बात की है कि कैसे राज्य एग्जिस्टेंस में आया। तो वहां पे इसने बताया कि स्टेट एग्जिस्टेंस में आया लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जॉन लॉक का, जिसमें पहले हॉब्स और सबसे बाद में लॉक के बाद रूसो और रूसो के बाद जॉन रॉस आते हैं। तो इस पे अलग से एक वीडियो बनाया जा सकता है इस पर्टिकुलर ट्रेडिशन पे, जो समझने का प्रयास करता है कि राज्य कैसे बना है, स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आया। अभी के लिए इतना समझना काफी है कि जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट मानता है कि राज्य लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए इमरजेंस में आया या एग्जिस्ट हुआ। तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल के। ओके दोस्तों, इसमें थोड़ा सा और बचा है, देखते हैं। Locke's ideas significantly influenced the thinking of revolutionaries in 1688।
The Glorious Revolution established the constitutional monarchy and parliamentary democracy. तो ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन दोस्तों एक रिमार्केबल एंड वाटरसेड मोमेंट था इंग्लैंड के पॉलिटिकल हिस्ट्री में, क्योंकि इसके बाद से ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ। उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं था, एब्सोल्यूट मोनार्की था, और एक तरह का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी शासन में आया। It also led to the drafting of English Bill of Rights in 1689। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स कब आया, मैच द फॉलोइंग में, तो 1689 याद रखना जरूरी है। which laid down limits on the powers of monarch and set out the rights of parliament, reflecting many of Locke's principle। तो आप देख सकते हैं कैसे जॉन लॉक का एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इंग्लैंड के। Thus Locke's political theories provided ideological support for glorious revolution and helped shape the emerging notions of governance and individual rights during the pivotal moment in the history of Western political thought। इसी के साथ चलते हैं 10वें सवाल की ओर, जो कि आखिरी सवाल है इस वीडियो का। In the natural state, man was equal, self-reliant and satisfied. Whose statement is this? तो दोस्तों जो स्टेट ऑफ नेचर है, जो राज्य समाज समाज और राज्य के अस्तित्व से पहले का जो सिचुएशन है, जिसके बारे में थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो बात कर रहे हैं, तो तीनों ने अलग अलग तरीके का माना है कि मैन, आदमी जो था, इंसान था, वो अलग अलग तरीके के नेचर का था। तो ये वाला जो फीचर्स है, मैन वॉज इक्वल, सेल्फ रिलायंट एंड सेटिस्फाइड, ये रूसो का मानना था दोस्तों। रूसो मानते थे कि स्टेट ऑफ नेचर जो था वो बहुत ही ग्लोरियस फेज था ह्यूमन हिस्ट्री का, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। तो दोस्तों प्लीज बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे ऐसे 10 सवाल के सेट्स में आपके सामने लेके आता रहूं, जो कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, या तो वो CUCTA में एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हो, NTA NET-JRF का तैयारी कर रहे हो, या PhD एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बेनिफिशियल हो। ऐसे वीडियोस मैं लाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। और कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर कुछ वीडियो में आपको कुछ कमी लग रहा है, तो या फिर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।